नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय टॉपिक जो कि हम आज के लिए लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए हर परीक्षा आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से, तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदार्थी बनाया गया है तो किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को 143 यानी आर्टिकल 143 के तहत परामर्शदार्थी बनाया गया है, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा रहा राइट आंसर, यानी 143 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं, उनको वेतन हमारा संचित निधि के द्वारा प्राप्त होता है, संचित निधि से प्राप्त होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 5 में हमारा संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई भी महिला नहीं रही है? यहाँ संवैधानिक पद की बात की गई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक हमारा सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय ही हमारा संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक है। भारत के उच्चतम न्यायालय को हम क्या कहेंगे? तो ये हमारा एक प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, जबकि ऑप्शन नंबर बी यह हमारा राइट आंसर, जो कि बी का ऑप्शन हमारा इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह अधिकार हमारी संसद के पास होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। संसद ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाती है और राज्यों में भी उच्च न्यायालयों की संख्या को भी बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निम्न में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आर्टिकल यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हमारा सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। कब हटाए जाते हैं? वो है हमारा संसद के महाभियोग पारित करने के होने पर, यानी पी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी महाभियोग लगा करके हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हमारा भारत अधिनियम 1935 के अधीन यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी कि हाईकोर्ट में उसको कम से कम 10 साल की वकील होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी 10 वर्ष की यहाँ वकालत उसको हाई कोर्ट में होना जरूरी है। मूल रूप से संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो हम बता दें आपको, हमने पॉलिटी के वो सारे क्वेश्चन कराए हैं और चैप्टर वाइज पॉलिटी कराई है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपी और एसएससी जीडी या सीपीओ सीजीएल एसएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराए हैं, जो चैप्टर वाइज कराए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी के सभी क्वेश्चन कराए हैं और वो भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सेशन को लाइक भी कर अपने फ्रेंडों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो जब भारतीय न्यायिक पद्धति के लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल की बात की गई है, यहाँ पीआईएल लगाया गया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमारा राइट आंसर रहेगा पीएन भगवती, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। पीएन भगवती ने ही पीआईएल पद्धति को यानी पीआईएल को सबसे पहले लागू किया था। वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है।
परामर्शदायी अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है और तो उसे क्या भेजा जाता है, तो उसे भेजा जाता है राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में जो वृद्धि होती है उसके न्यायाधीशों में, उसकी शक्ति संसद के पास है। यहाँ हमारा ए ऑप्शन यानी एक राइट क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर है इंदु मल्होत्रा को डायरेक्ट ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 129 में यह दिया हुआ है, जो कि हमको उसके अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। निम्न में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो राइट आंसर हमारा मूल अधिकारों का संरक्षण में हमारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ हमारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत में आता है और हाईकोर्ट में यह हमारा आर्टिकल 226 आर्टिकल के तहत में आता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण किसके अंदर आता है? तो हमारा आर्टिकल 32 के अंदर और हाईकोर्ट में 226 के अंदर आता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कौन करता है? तो राइट आंसर हमारा राष्ट्रपति हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार समझता है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके प्राप्त है? ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? तो राइट आंसर हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, यानी जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति होता है उसी के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निम्न में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी लीला सेठ। आपसे बता दें कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारी अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है, वो हमारा मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई नहीं रही है। मुख्य न्यायाधीश की बात की गई थी और यहाँ बात की गई है, यहाँ हमारी महिला न्यायाधीश है वो है हमारी लीला सेठ। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? जो हमारे न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो हमारा फ्रांस से ली गई है, यहाँ की बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी नियुक्ति की जाती है न्यायालय में न्यायाधीशों की, वो प्रणाली किससे ली गई है? तो ये हमने फ्रांस से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय तथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? यानी जो वरिष्ठता यानी सीनियरिटी के हिसाब से जो मुख्य न्यायाधीश बनते थे उसको समाप्त किया गया था। उस समय थे A.N. रे थे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें है? तो ये हमारा उच्च न्यायालय में, जनपद, सत्र न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि तीनों ही जगह पर यह प्रावधान दिया गया है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभाला था, वो थे हमारे H.M. हिदायतुल्लाह, जो कि राष्ट्रपति का भी उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाला। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब वह न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों को कोरम गण पूर्ति नहीं होता, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहने वाला
कौन रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसमें सबसे कम समय पर कमल नारायण सिंह रहे हैं, यानी ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हमारा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, यानी कि राष्ट्रपति सलाह लेता है मुख्य न्यायाधीशों की उस पर, तभी उसमें सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला हमारा मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी वाई चंद्रचूड़, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा, बाई वी चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु मुख्य व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्षों तक रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ऑप्शन नंबर सी हीरानंद जे कानिया, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा, जो कि हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो उनकी हमारा राइट आंसर 65 वर्ष की आयु तक, सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बाद में, जो कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा, जिसमें बताया गया है कि हम संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अब आयु कितनी है? यानी पेंशन की आयु उनकी है 65 वर्ष, जो कि सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बाद में यह बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उसका वो है 65 वर्ष की आयु तक अपना कार्यभार संभालता है, यानी 65 ईयर की उम्र तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1973 के अनुसार निम्न में से कौन सा आयोग अध्यक्ष बन सका? तो हमारा राइट आंसर है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही ह्यूमन राइट्स HNRC के सदस्य यानी अध्यक्ष बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ह्यूमन आयोग के अध्यक्ष यानी हमारा ह्यूमन राइट NHRC के हमारे यहाँ अध्यक्ष की बात की है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही बन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो यहाँ बात आएगी कदाचार और असमर्थता के पॉइंटों पर उसको हटाया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगर कोई न्यायाधीश हमारा असमर्थता है या कदाचार में पाया जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तत्व के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहता हो, जब वो किसी परामर्श के लिए कहे तभी हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो आपको बता दें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा यानी एग्जाम डेट कन्फर्म हो गई है, जो कि 17 और 18 फरवरी को होनी है और आपके पास मात्र 20 डेज बचे हैं। जो आप जितनी तैयारी कर लोगे उतनी कम है, इसलिए हमने आपके लिए चैप्टर वाइज पॉलिटी के क्वेश्चन रखे हैं, हिस्ट्री के भी रखे हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ली गई है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? अगर हम किसी राष्ट्रपति के तहत के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाते हैं यानी प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसको हटाने का आदेश कौन देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति देता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शिक्षा अधिकार के संबंधित रखता है? तो आर्टिकल 134A को मिलाकर आर्टिकल 30 और 33 को पढ़ना होता है, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल 134 को मिलाकर
यहाँ आर्टिकल 133 को पढ़ना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा। इनके विरुद्ध वर्ष 19 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो कि असफल रहा था। आप नोट करने वाली बात है, पूछ सकता है कि श्री रामास्वामी के विरुद्ध जो लाया गया था वो असफल रहा था, वो कब लाया गया था? वर्ष 1993 में। निम्न में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर रहेगा। गोलकनाथ की बात की है तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य इसलिए गया है क्योंकि यह पंजाब राज्य के हाईकोर्ट में इसको अपील किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो हमारे न्यायाधीशों को प्रतिमाह 2,80,000 वेतन मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट रहेगा। लाभ का पद परिभाषित कौन करता है? अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद यानी सरकारी गवर्नमेंट पद पर है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो यह हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट रहेगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनके अलावा हमारा वेतन जो न्यायाधीश हैं उनको 2.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी मिलती है, जो कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। निम्न में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जिसमें अधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार परीक्षा, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, यानी जब देश में हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, तो ऐसे में वह कौन काम करेगा? उन दोनों के पद पर कौन कार्य करेगा? तो वो करेगा हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों पद हमारे खाली होंगे तो उसका कार्यभार हमारा मुख्य न्यायाधीश ही संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 54, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? जो हमारी रिट है उसको हमारी रिटों में शामिल है परमादेश, उसको जारी करने का अधिकार हमारा किसी अधिकारी को सरकारी कार्य निभाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो परमादेश दिया जाता है, अगर कोई अधिकारी अपने कार्य से मना करता है कार्य करने के लिए तो उसके लिए यह जारी की जाती है, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। हमारी रिट की बात करें तो रिट हमारी 5 प्रकार की होती हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, हिदायतुल्लाह, यानी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने हमारे राष्ट्रपति यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो ऑप्शन नंबर डी, निषेधाज्ञा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वकालत कर सकता है? अगर कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना रिटायर होता है तो वो उसके बाद में वह किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, वह किसी भी न्यायालय में अपनी वकालत नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को हटाने के लिए वह राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो यह हमारी संसद के प्राप्त है, यानी संसद के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की परमिशन सिर्फ संसद ही देती है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो जनहित याचिका दायर की जाती है, जो हमारी PIL दायर की जाती है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी, यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही डाली जाती है। जो हमारी PIL होती है, जो कि हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पर इसको दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, हमारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। निम्न में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता?
तो ऑप्शन नंबर बी, 2 या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसको दाखिल नहीं किया जाता, यानी बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। जो कि उच्च न्यायालय की बात की गई है, हमारा यह मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो राइट आंसर हमारा अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि ए ऑप्शन है हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस उत्तराधिकार के अंदर आता है वह कौन सा अधिकार है? तो यह है हमारा प्रारंभिक अधिकार, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने यहाँ पर पूरे आपको पॉलिटी के ही जो कि सुप्रीम कोर्ट से लिए गए हैं सारे टॉप क्वेश्चन लिए गए हैं, और आपने अगर वीडियो देखा है तो एक बार इसको दोबारा से जरूर देखें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन याद रह जाएं। और आप अपने अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और सेशन को भी लाइक कर अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें, और अपने कमेंट करें कि हमको किस पॉइंट पर आपको वीडियो चाहिए। आपको बता दें हमने हिस्ट्री और जियोग्राफी की बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, और हिंदी की जो आपकी परीक्षा के लिए खासकर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें हमारा क्वेश्चन है, तो भारत में न्यायपालिका किसके अधीन होती है? तो यह स्वतंत्र होती है। यह हमारी न्यायपालिका होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो राइट है हमारा ऑप्शन में कानून की संवैधानिक वैधता का निरीक्षण करना, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो भारत के न्यायाधीशों का भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? जो हमारा न्यायपालिका स्वरूप है वह एक एकीकृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका का एकीकृत क्या है? जो एकीकृत है वह संविधान के ऊपर चलती है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट रहेगा, यानी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो यह हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में जो विवाद पैदा होता है वो हमारा कोई विवाद बनता है, वो मामला हमारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे कहते हैं? तो ये है उच्चतम न्यायालय, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए यहाँ 70 क्वेश्चन रखे हैं, जो टॉप 70 क्वेश्चन थे, जो हमने खासकर पूरे उच्चतम न्यायालय से ही रखे हैं। और आपको बता दें आपने अगर हमारी और चैप्टर वाइज पॉलिटी नहीं देखी है तो हमने चैप्टर वाइज पॉलिटी कराई है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आपको बता दें अगर आपने हिस्ट्री जियोग्राफी के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और हिंदी के भी देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को जरूर नोट कर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहें, और सेशन को लाइक जरूर करें। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।